ए लड़कियों, जरा नंबर तो देना अपना। भाइयों के साथ थोड़ा मजा कर लो। एक तेल चुपड़ी कर्कश आवाज दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक शोरगुल वाली गली के हंगामे को चीरती हुई मेरे और मेरी बहनों के कानों से चिपक गई। प्लास्टिक की मेज पर गर्मा गर्म तंदूरी चिकन की महक भी उस पल के लिए घिनौनी लगने लगी। माफ कीजिएगा, हम बस अपने में ही रहना चाहते हैं, मेरी चचेरी बहन प्रिया ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से मना कर दिया। 27 साल की प्रिया, जिसे कॉरपोरेट दुनिया में 3 साल हो चुके थे, ऐसी स्थितियों से निपटना जानती थी, लेकिन उसकी आंखों के कांपते कोने उसकी घबराहट छिपा नहीं पा रहे थे। उसके बगल में बैठी 20 साल की मीरा, जो हम सब में सबसे छोटी थी, ने तो अपना सिर ही झुका लिया था और बस अपने गिलास से खेल रही थी। वह एक डरी हुई सहमी हिरणी लग रही थी, लेकिन उसकी गुतने लगा रही। और उनके सामने मैं, मेजर अन्या शर्मा, चुपचाप अपना व्हिस्की का गिलास भर रही थी। सेना की वर्दी के बिना, सादे कपड़ों में, मैं बस एक अच्छी कद काठी और तीखी नजरों वाली 35 साल की महिला थी। मैं अपनी छुट्टी के चौथे दिन अपनी बहनों के साथ इस शाम को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सबसे बढ़कर मैं यहां एक आम नागरिक अन्या के रूप में थी, पैरा विशेष बल की घातक टीम लीडर मेजर अन्या शर्मा नहीं। अरे, इतना भाव क्यों खा रही हो? हम तुम्हें खा थोड़ी जाएंगे। गर्दन पर टैटू वाले एक आदमी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रिया के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। उसके पीछे एक दुबला पतला आदमी खड़ा खिलखिला रहा था। जैसे ही उस आदमी का हाथ प्रिया के कंधे को छूने वाला था, मैंने अपना गिलास जोर से मेज पर रखा। टक की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे गली का सारा शोर थम गया हो। भाई साहब, मेरी आवाज शांत और गहरी थी। अपने रास्ते जाइए, जब शराफत से कहा जा रहा है। टैटू वाले आदमी की नजर प्रिया से हटकर मुझ पर आ गई। उसकी नजरों में बेशर्मी और घिनौनापन था। ओहो, तो ये दीदी तो बड़ी तेज हैं, लेकिन क्या करें, हम शराफत से सुनने वालों में से नहीं हैं। वह आदमी बेशर्मी से हंसा और मेरी ठुड्डी की ओर हाथ बढ़ाया। उसी पल मेरी आंखों की शांति भंग हो गई। शांत झील सी मेरी आंखों में वो ठंडक उतर आई जो दुश्मन के दिल में उतरने से पहले मेरे स्नाइपर स्कोप में होती है। वो हाथ, मेरी आवाज में ऐसी ठंडक थी जिसे कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बढ़ाने से पहले अपनी जान की कीमत जरूर सोच लेना। एक पल के लिए उस आदमी का चेहरा जम गया। उसके घमंड और अकड़ से भरे चेहरे पर एक अनजाना डर तैर गया। इस औरत की आंखें, ये किसी आम इंसान की आंखें नहीं थीं। ये एक शिकारी की आंखें थीं, जो अपने शिकार को बिना किसी भावना के देख रही हों। क्या क्या बकवास है ये? वह आदमी हड़बड़ा कर पीछे हटा। उसका सारा नशा उतर चुका था। मैं धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी। प्रिया, मीरा, उठो, बिल देकर चलते हैं। जी दीदी। वे दोनों हड़बड़ी में उठी। मैंने पर्स से कुछ नोट निकालकर मेज पर रखे और ढाबे के मालिक की ओर सिर झुकाया। उन दोनों आदमियों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए मैं अपनी बहनों को लेकर वहां से निकल गई। पीछे से गालियों की आवाज आई, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं छुट्टी पर हूं, मैं एक सैनिक हूं। मुझे आम नागरिकों से बेवजह के झगड़े में नहीं पड़ना है। मैंने अपने अंदर उबलते गुस्से को दबाते हुए खुद को समझाया। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 की ओर बढ़ते हुए भीड़ के बावजूद मुझे लगा कि कोई हमें घूर रहा है। एक अनहोनी की आशंका मेरे मन में कौंध गई। दीदी, सॉरी, मेरी वजह से, प्रिया ने रोते हुए कहा। तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने उसके कंधे को थपथपाया। दुनिया में ही अजीब लोग बहुत हैं। तभी पीछे से किसी के तेजी से दौड़ने और हांफने की आवाज आई। मैंने तुरंत अपनी बहनों को अपने पीछे किया और मुड़ी। वह वही टैटू वाला आदमी था, राकेश। ऐसे कैसे चली जाओगी? उसने प्रिया का हाथ जोर से पकड़ लिया। प्रिया चीख पड़ी, छोड़ो मुझे, नंबर देकर जा। राकेश ने प्रिया के हाथ से उसका स्मार्टफोन छीन लिया। यह सब पलक झपकते ही हो गया। मेरे सब्र का बांध टूटने ही वाला था। मेरे हाथ अपने आप हरकत में आने के लिए तैयार थे। गर्दन पर एक वार, जोड़ों को मोड़कर उसे बेबस करने में 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। लेकिन तभी, रुको, पुलिस की आवाज के साथ गश्त कर रहे 2 पुलिस वाले दौड़े चले आए। राकेश ने जमीन पर प्रिया का फोन पटका और तेजी से भीड़ में गायब हो गया। उसका साथी संजय भी उसके पीछे भाग गया। आप ठीक हैं? क्या हुआ? पुलिस वाले ने पूछा। मैंने एक पल के लिए सोचा, बात को बढ़ाना ठीक नहीं था। मेरी बहनें डरी हुई थीं
और मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती थी। कुछ नहीं सर, बस थोड़ी बहस हो गई थी, हम ठीक हैं, मैंने विनम्रता से पुलिस वालों को भेज दिया। प्रिया के फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी, लेकिन असली समस्या वो नहीं थी। प्रिया ने डरी हुई आवाज में कहा, दीदी, उसने मेरा फोन अनलॉक करके अपने नंबर पर कॉल कर लिया था, मेरा नंबर उसके पास है। मेरा दिल बैठ गया। यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। अध्याय 2, शिकारी और शिकार। प्लीज अब बस भी करो। तुम्हें चाहिए क्या? फोन के उस पार से प्रिया की आवाज डर से कांप रही थी। यह तीसरा दिन था। उस रात के बाद से राकेश नाम का वह आदमी प्रिया को लगातार फोन कर रहा था, अश्लील मैसेज भेज रहा था। नंबर ब्लॉक करने पर वह नए नंबर से फोन करता। मुझे पता है तू कहां रहती है, तेरे ऑफिस वालों को तेरी तस्वीरें भेज दूं क्या, जैसी धमकियां आम हो गई थीं। चाहिए क्या? बस एक बार तुम्हारा प्यारा सा चेहरा और देखना चाहता हूं। उस दिन के लिए माफी मांगनी थी। फोन पर उसकी घिनौनी आवाज सुनकर प्रिया को उल्टी आ रही थी। मैं प्रिया के बगल में बैठी स्पीकर पर सारी बातें सुन रही थी। मेरा चेहरा भाव शून्य था, लेकिन मेरी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। नहीं, दोबारा फोन मत करना, मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। कर दे शिकायत, देखूं तो जरा पुलिस ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए हिलती भी है या नहीं। और हां प्रिया, राकेश की आवाज अचानक खतरनाक रूप से धीमी हो गई। तेरी वो स्मार्ट बनने वाली बड़ी बहन, उसे कहना कि हमारे मामले में टांग न अड़ाए, वरना बहुत बुरा होगा। फोन कट गया। प्रिया वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। दीदी, मुझे डर लग रहा है, अगर वो सच में घर आ गया तो। मैंने चुपचाप रोती हुई प्रिया को गले लगा लिया। गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ रहा था, लेकिन मुझे शांत रहना था। मुझे अपनी बहन को बचाना था। यह कोई बचकानी हरकत नहीं थी, यह एक अपराध था। प्रिया, हम अभी पुलिस के पास चलेंगे, सारे कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज सब सबूत के तौर पर देंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन हम कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन गए। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग और मैसेज देखे और माथे पर बल डालकर कहा, यह तो पीछा करने और धमकाने का गंभीर मामला है। हम इसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जानती हैं, ऐसे मामलों में अपराधी को पकड़ने में थोड़ा समय लग सकता है। क्या आप सुरक्षा के लिए अनुरोध करना चाहेंगी? जी जरूर, मैंने दृढ़ता से कहा। लेकिन मैं जानती थी कि पुलिस की सुरक्षा कितनी खोखली हो सकती है। गश्त बढ़ाना, एक स्मार्ट वॉच देना, बस वे 24 घंटे की सुरक्षा तो दे नहीं सकते थे। अंत में हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी थी। उस शाम अपने फ्लैट पर लौटकर मैंने अपना लैपटॉप खोला। मैंने अपनी सारी खुफिया जानकारी और संपर्क इस्तेमाल करने का फैसला किया। राकेश और उसका फोन नंबर, मेरे लिए इतना ही काफी था। मैंने सेना की खुफिया इकाई में काम कर चुके एक पुराने सीनियर कर्नल राठौर को फोन किया, जो अब एक निजी सुरक्षा एजेंसी चलाते थे। सर, मैं अन्य बोल रही हूं। अन्य, कैसी हो? छुट्टी पर हो? सर, एक मदद चाहिए थी। एक आदमी का पता लगाना है। यह गैर कानूनी नहीं है। मेरी बहन का कोई पीछा कर रहा है। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। कर्नल राठौर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, राकेश और संजय, ये दोनों तो इस इलाके के जाने माने टपोरी हैं। छोटे मोटे धंधों से हफ्ता वसूली करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। किसी बड़े गिरोह के सदस्य नहीं हैं, बस गुंडे होने का नाटक करते हैं। ऐसे ही लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। क्या आप उनका ठिकाना या घूमने फिरने की जगह बता सकते हैं? मुश्किल नहीं है, इंतजार करो, 1 घंटे में बताता हूं। 1 घंटे बाद मेरे ईमेल पर एक फाइल आई। उसमें राकेश और संजय की पूरी जानकारी, उनके पुराने अपराधों का रिकॉर्ड, करोल बाग की एक जुए की अड्डी जहां वे अक्सर जाते थे, और यहां तक कि उनकी काली स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर भी था। मैंने फाइल को एक यूएसबी में डाला और कंप्यूटर से सारा रिकॉर्ड मिटा दिया। पुलिस के इंतजार में मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। मुझे उन कीड़ों को एक स्पष्ट संदेश देना था कि वे प्रिया से दूर रहें। मैंने अपनी अलमारी से एक छोटा बैग निकाला। उसमें चाकू या बंदूक की जगह रस्सी, एक काला मास्क, टोपी और दस्ताने थे। मेजर अन्या शर्मा ने एक गहरी सांस ली। मैंने देश की सेवा की शपथ ली है। मैं निजी भावनाओं में बहकर कानून नहीं तोड़ सकती, लेकिन साथ ही मैं एक बड़ी बहन हूं जिसे अपनी छोटी बहन की रक्षा करनी है। बस एक चेतावनी, उसी से बात खत्म कर दूंगी। अध्याय 3, अंधेरे में हमला। रात के 11 बजे पहाड़गंज की एक अंधेरी गली, यहीं एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर राकेश और संजय का अवैध सट्टे का अड्डा था। मैं सामने वाली इमारत की छत पर छिपी
दूरबीन से नजर रख रही थी। जल्द ही वही काली स्कॉर्पियो गली में आई। राकेश और संजय नशे में धुत हंसते हुए उतरे। देखा कैसे डर गई थी वो लड़की, 2-4 दिन और डराएंगे तो खुद ही मान जाएगी। भाई, लेकिन उसकी बड़ी बहन की आंखें बड़ी खतरनाक थीं। कोई पंगा तो नहीं होगा? अरे क्या पंगा होगा, औरत ही तो है, ज्यादा करेगी तो उसे भी उठा लेंगे। उनकी बातें हवा के साथ मेरे कानों तक पहुंची और मेरा खून खौल उठा। सिर्फ चेतावनी काफी नहीं होगी, ऐसे कचरे को दर्द से ही सिखाना पड़ता है। ऐसा दर्द कि वे दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न करें। उनके अंदर जाने के आधे घंटे बाद मैंने हरकत शुरू की। मैं एक छत से दूसरी छत पर बिल्ली की तरह बिना आवाज किए पहुंची। लक्ष्य वाली इमारत पर पहुंचकर मैंने रस्सी के सहारे दीवार से उतरकर तीसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंची। खिड़की का ताला पुराना और कमजोर था, जिसे मैंने एक छोटे से औजार से आसानी से खोल दिया और भूत की तरह अंदर दाखिल हो गई। अंदर सिगरेट और शराब की बदबू भरी थी। कमरे में ताश का खेल चल रहा था। राकेश और संजय समेत 6 लोग थे। मैंने अंधेरे कोने में छिपकर सही मौके का इंतजार किया। फिर मैंने धीरे से आग बुझाने का सिलेंडर उठाया और उसे कमरे के लाइट स्विच पर दे मारा। खट्ट की आवाज के साथ कमरे में अंधेरा छा गया। क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? जैसे ही वे लोग घबराए, मैंने हमला बोल दिया। अंधेरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा हथियार था। एक आदमी के गर्दन पर सटीक वार करके मैंने उसे बेहोश कर दिया। दूसरे की कोहनी का जोड़ तोड़ दिया। हड्डी टूटने की भयानक आवाज अंधेरे में गूंजी। अंधेरे में एक अनजाने दुश्मन के हाथों अपने साथियों को पिटते देख बाकी लोग दहशत में आ गए। भूत, भूत है, कोई डर से चिल्लाया। राकेश थोड़ा चालाक था। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके सामने खड़ी थी। राकेश अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। मेरे पैर का एक किक उसके सीने पर पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसकी बाह को पीछे मोड़कर उसे काबू में किया और उसके कान में फुसफुसाया, मैंने कहा था ना, तुम्हें अपनी गलती पर पछताना पड़ेगा। तू कौन है? मैं तुम्हारी वो गलती हूं जिसे तुम्हें कभी छूना भी नहीं चाहिए था। मैंने उसका फोन निकाला और प्रिया का नंबर, कॉल लॉग, मैसेज सब कुछ उसके सामने डिलीट कर दिया। फिर फोन जमीन पर फेंककर अपने बूट से कुचल दिया। संजय तो पहले ही कोने में डर से कांप रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, ध्यान से सुन, अगर दोबारा मेरी बहन की तरफ देखा, उसे फोन किया या उसका नाम भी अपनी जबान पर लाए, तो आज रात जो हुआ वो बस एक खेल लगेगा। अगली बार मैं तुम्हारी उंगलियां एक एक करके तोड़कर तुम्हारे ही मुंह में ठूंस दूंगी, समझे? संजय ने पागलों की तरह सिर हिलाया। मैंने उसे जमीन पर फेंका और जैसे आई थी वैसे ही खिड़की से गायब हो गई। कुछ देर बाद जब किसी ने लाइट जलाई तो कमरे का मंजर किसी नरक से कम नहीं था। राकेश टूटी हुई बांह पकड़कर कांप रहा था। उस औरत की आवाज उसकी हड्डियों में बस गई थी। एक ऐसा डर जो शायद जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन मेजर अन्या शर्मा की यह निजी लड़ाई बस एक शुरुआत थी। वह नहीं जानती थी कि उसने सिर्फ कुछ गुंडों को ही सबक नहीं सिखाया, बल्कि एक बहुत बड़े और घिनौने मकड़जाल के एक सिरे को छेड़ दिया था। अध्याय 4, मकड़जाल। राकेश को समझ आ गया था कि वह औरत कोई आम औरत नहीं है। वह और संजय माहेश्वरी डेवलपमेंट्स नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की एड में चलने वाले एक बड़े सिंडिकेट के सबसे छोटे प्यादे थे, और उस सिंडिकेट का सबसे खतरनाक आदमी था विक्रम सिंह, जिसे सब भाई कहते थे। जैसे ही विक्रम सिंह को अपने अड्डे पर हुए हमले की खबर मिली, वह आग बबूला हो गया। लेकिन जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसका गुस्सा एक अजीब सी दिलचस्पी में बदल गया। एक अकेली औरत ने उसके 6 आदमियों को मिनटों में धूल चटा दी। यह कौन थी? भाई, वो औरत, वो कोई मामूली नहीं थी। उसकी आंखों में मौत थी। राकेश ने कांपते हुए कहा। विक्रम सिंह एक ठंडा और शातिर दिमाग वाला अपराधी था। उसने तुरंत अपने आदमियों को उस औरत का पता लगाने का आदेश दिया। उस औरत को ढूंढ निकालो, पता करो कौन है, कहां रहती है, क्या करती है। लेकिन याद रहे, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। उधर मैं अपनी बहनों को सुरक्षित महसूस करा रही थी। प्रिया को अब कोई फोन या मैसेज नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे अंदर का सैनिक जानता था कि दुश्मन अभी हारा नहीं है, और मेरा शक सही निकला। कुछ दिनों बाद मुझे महसूस होने लगा कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मेरे फ्लैट के बाहर खड़ी एक अनजान गाड़ी, कॉम्बिनी स्टोर में बार बार दिखने वाला एक ही चेहरा।
पहले मुझे यह वहम लगा, लेकिन जब यह रोज होने लगा तो मैं समझ गई ये उन गुंडों से ज्यादा पेशेवर लोग थे। छुट्टी खत्म होने से 2 दिन पहले मैं अपनी बहनों के साथ डिनर के लिए बाहर गई। मैंने जानबूझकर एक ऐसी जगह चुनी जहां से नजर रखना आसान हो, और वहां वही काली सेडान कार खड़ी थी। मुझे एहसास हो गया कि मेरे सेना में वापस जाने के बाद ये लोग मेरी बहनों को निशाना बना सकते हैं। डिनर के बाद मैंने अपनी बहनों को टैक्सी में बिठाया और जानबूझकर एक सुनसान पार्क की ओर चल पड़ी। वह कार मेरे पीछे आ गई। जैसे ही मैं पार्क के बीच में एक बेंच पर बैठी, कार रुकी और उसमें से 2 हट्टे कट्टे आदमी उतरे। ये राकेश और संजय नहीं थे। अब पीछा करना बंद करोगे? मैंने शांति से कहा। हमारे साहब विक्रम भाई आपसे मिलना चाहते हैं, एक ने रूखी आवाज में कहा। वे मेरा नाम जानते थे। तुम्हारे साहब से कह देना कि उन्होंने गलत इंसान को चुना है। यह फैसला हम नहीं करते, आपको हमारे साथ चलना होगा। जैसे ही एक आदमी आगे बढ़ा, मेरा शरीर हरकत में आ गया। लेकिन ये लोग उन गुंडों से बहुत अलग थे। वे प्रशिक्षित लड़ाके थे। उन्होंने मेरे हर वार को रोका। देखते ही देखते मैं 2 लोगों से घिर गई। तभी पार्क के चारों ओर से कई गाड़ियों की हेडलाइट्स एक साथ जलीं। दर्जनों आदमी हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड लेकर गाड़ियों से उतरे। उनके बीच से एक शानदार मर्सिडीज धीरे धीरे आगे आई। पिछली सीट का शीशा नीचे उतरा और अंदर बैठा था विक्रम सिंह, मेजर अन्या शर्मा। उसकी आवाज शांत पर बेहद खतरनाक थी। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने पूछा। विक्रम सिंह मुस्कुराया। चाहिए? तुम्हारे जैसा एक मजेदार खिलौना हाथ लगा है। अब सोचना पड़ेगा कि इसके साथ कैसे खेला जाए। उसके इशारे पर सारे गुंडे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। मेरी छुट्टी अब एक जंग के मैदान में बदल चुकी थी। अध्याय 5, जाल और जवाबी हमला। जैसे ही गुंडों ने घेरा तंग किया, मैंने पास के लैंप पोस्ट का सहारा लेकर हवा में छलांग लगाई और एक आदमी के सिर पर लात मारी। जमीन पर उतरते ही मैंने दूसरे के घुटने पर लोहे की रॉड से वार किया। मैं एक काली पैंथर की तरह लड़ रही थी, तेज, फुर्तीली और घातक। 707 में सीखी गई क्राव मांगा और दूसरी मार्शल आर्ट्स मेरी रगों में दौड़ रही थीं। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। एक को गिराती तो 2 और आ जाते। जल्द ही मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे। एक लोहे की रॉड मेरी पसली में लगी और गर्म खून का एहसास हुआ। मुझे यहां से निकलना था। मैंने पास के पब्लिक टॉयलेट की ओर दौड़ लगा दी। कुछ वार झेलते हुए मैं अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से दरवाजा तोड़ने की आवाजें आने लगीं। मैंने अपनी जख्मी पसली को कपड़े से दबाया। मैं फंस चुकी थी। तभी दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो गई। मेजर अन्या शर्मा विक्रम सिंह की आवाज बाहर से आई। मानना पड़ेगा तुम बहुत खतरनाक हो, लेकिन यह खेल अब खत्म हुआ। अगर तुमने पुलिस या अपनी यूनिट को फोन करने की सोची तो याद रखना तुम पर अवैध जुए के अड्डे पर हमला करने और मारपीट का आरोप लगेगा। एक सैनिक होकर आम नागरिकों से मारपीट, तुम्हारा कोर्ट मार्शल तय है। मेरा दिल डूब गया। वह सही कह रहा था। और तुम्हारी बहनें प्रिया और मीरा बहुत प्यारी हैं। सोचो तुम्हारे गायब होने के बाद उनका क्या होगा। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। कमीने, हाँ, अब आई ना लाइन पर। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। कल शाम तक मेरे ऑफिस आ जाओ तो मैं तुम्हारी बहनों को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने दरवाजे के नीचे से एक बिजनेस कार्ड सरका दिया और अपनी गाड़ियों के साथ चला गया। मैं जमीन पर बैठ गई। मैं शिकारी बनते बनते खुद शिकार बन गई थी। मैंने अपने दोस्त और मिलिट्री पुलिस में मेजर अर्जुन खन्ना को फोन नहीं किया। मैंने फिर से कर्नल राठौर को फोन किया। सर, विक्रम सिंह, माहेश्वरी डेवलपमेंट्स, इनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं मुझे अभी बताइए। कर्नल राठौर की आवाज गंभीर हो गई। अन्य, विक्रम सिंह सिर्फ एक गुंडा नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। राजनीति, बिजनेस, पुलिस, हर जगह उनके लोग हैं। वे ड्रग्स, मानव तस्करी, सुपारी लेकर हत्या करने जैसे कामों में शामिल हैं। तुमने बहुत खतरनाक लोगों से पंगा ले लिया है। अब यह सिर्फ मेरी बहनों की सुरक्षा का सवाल नहीं था। मैंने एक राक्षस की पूंछ नहीं, उसका दिल छेड़ दिया था। सर, उनकी कोई कमजोरी, कोई गुप्त ठिकाना? नोएडा में उनका एक प्राइवेट क्लब है, एलिसियम। वहां उनके सारे काले धंधे होते हैं। मैं तुम्हें उसका नक्शा और सुरक्षा प्रणाली की जानकारी भेजता हूं। लेकिन अन्य, यह एक चेतावनी है, मरना मत। फोन कट गया। कुछ ही देर में मेरे फोन पर एनक्रिप्टेड फाइलों का एक सेट आया। एलिसियम क्लब का नक्शा, सुरक्षा विवरण और वीआईपी मेहमानों की सूची।
सूची में कई जाने माने व्यापारियों और नेताओं के नाम थे। विक्रम सिंह ने शिकार का ऐलान किया था। अब वक्त था यह दिखाने का कि एक शिकारी कुत्ता अपने मालिक को कैसे काटता है। अध्याय 6, शेर की मांद में। क्लब एलिसियम। बाहर से यह एक आम हाई एंड क्लब लगता था, लेकिन अंदर यह विक्रम सिंह के पापों का साम्राज्य था। मैं एक घुसपैठिए की तरह नहीं, बल्कि एक मेहमान बनकर अंदर गई। एक अमीर एनआरआई जोड़ी के नकली पहचान के साथ, महंगी ड्रेस, गहरा मेकअप और ठंडी आत्मविश्वास से भरी आंखें। ड्रेस के नीचे मेरी जांघ पर एक छोटा खंजर और मेरे पर्स में एक छोटा रिकॉर्डर था। मैडम, आपका अपॉइंटमेंट है? गेट पर एक गार्ड ने रोका। मैंने उसे देखे बिना अंग्रेजी में कहा, मिस्टर विक्रम सिंह ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया है। विक्रम का नाम सुनते ही गार्ड ने रास्ता दे दिया। अंदर का माहौल बेहद घिनौना था। समाज के प्रतिष्ठित लोग जवान लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। हवा में महंगे परफ्यूम और ड्रग्स की गंध थी। मेरा लक्ष्य था विक्रम का ऑफिस, जो वीवीआईपी सेक्शन में था, जहां सारे सबूत रखे होने की संभावना थी। मैंने नीली चिड़िया, उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग्स का कोड नेम, जो कर्नल राठौर ने बताया था, का इस्तेमाल करके गार्ड्स को पार किया। ऑफिस के बाहर 2 बॉडीगार्ड थे। मैंने नशे में होने का नाटक किया और एक के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने मुझे संभालने की कोशिश की, मैंने उसकी गर्दन में एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। दूसरा कुछ समझ पाता, इससे पहले ही मैंने उसे भी ढेर कर दिया। दरवाजे का पासवर्ड विक्रम की जन्मतिथि थी। अंदर घुसकर मैंने दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग के पीछे छिपे सेफ को खोजा। सेफ फिंगरप्रिंट से खुलता था। मैंने पास रखे एक वाइन गिलास से विक्रम के फिंगरप्रिंट को एक खास फिल्म पर कॉपी किया और सेफ खोल लिया। अंदर कैश, कई यूएसबी ड्राइव्स और एक काली डायरी थी। यह वही थी जिसकी मुझे तलाश थी, सारे लेन देन का कच्चा चिट्ठा। लेकिन जैसे ही मैं सबूत लेकर बाहर निकली और नीचे आई, क्लब का माहौल बदला हुआ था। संगीत बंद था और सब लोग दरवाजे की ओर देख रहे थे। वहां विक्रम सिंह खड़ा था। जोड़ी, या कहूं मेजर अन्या शर्मा। विक्रम की आवाज पूरे क्लब में गूंजी। यह एक जाल था। वह जानता था कि मैं आऊंगी। मेरे ऑफिस में जो चारा मैंने रखा था, पसंद आया? मेरी दुनिया घूम गई। डायरी और यूएसबी नकली थे। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम मेरे बारे में जानकारी निकाल रही हो, मैंने यह पार्टी तुम्हारे लिए ही रखी थी। विक्रम ने इशारा किया और क्लब के सारे दरवाजे बंद हो गए। दर्जनों गार्ड्स ने मुझे घेर लिया। तभी मेरे कान में लगे छोटे से वॉकी टॉकी पर कर्नल राठौर की घबराई हुई आवाज आई, अन्या, वो जानकारी एक जाल थी, वहां से निकलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने अपना खंजर निकाला, क्लब की कांच की खिड़कियां जोरदार धमाके के साथ टूट गईं और काले कपड़ों में सशस्त्र कमांडो अंदर घुस आए। वे मिलिट्री पुलिस की स्पेशल टीम एसडीटी थी। विक्रम सिंह, तुम्हें सेना के एक अधिकारी के अपहरण और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इस अफरा तफरी के बीच मेरा दोस्त मेजर अर्जुन खन्ना मेरे पास आया। अन्या, तुम ठीक हो? तुम यहां कैसे? जब तुमने कर्नल राठौर से बात की, मुझे तभी शक हो गया था। मैंने तुम्हारे फोन पर चुपके से एक ट्रैकर लगा दिया था। माफ करना, थोड़ी देर हो जाती तो। विक्रम सिंह को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था। जाते जाते उसकी आंखें मुझसे मिली। उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि बदला लेने का वादा था। उसने अपने होठों से कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन मुझे पता था यह अंत नहीं था। यह एक और भी भयानक तूफान की शुरुआत थी। अध्याय 7, अदृश्य युद्ध। जैसा कि डर था, विक्रम सिंह 1 महीने में ही जमानत पर बाहर आ गया। सबूतों के अभाव और बड़े वकीलों की फौज ने अपना काम कर दिया था। उधर मुझे एक अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा और 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। विक्रम के बाहर आने के बाद एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो गया। कोई सीधी धमकी नहीं थी, बस छोटी छोटी परेशान करने वाली घटनाएं। मेरे घर के दरवाजे पर मेरी छोटी बहन के बचपन के खिलौने जैसा एक गुड़िया का मिलना, कैफे में अजीब लोगों का मुझे घूरना, प्रिया के ऑफिस में एक गुमनाम फूलों का गुलदस्ता पहुंचना जिस पर लिखा था, तुम्हारी बहादुर बहन को हमारा सलाम। रात में अनजाने नंबरों से फोन आना, जहां से सिर्फ एक बच्चे की डरावनी हंसी सुनाई देती। वे मुझे तोड़ना चाहते थे, मेरे दिमाग से खेलना चाहते थे। कानून मेरी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। आखिरकार मैंने फैसला किया, अगर वे परछाई बनकर हमला कर रहे हैं, तो
तो मुझे भी परछाई बनना होगा। मैंने बीमारी की छुट्टी ली और गायब हो गई। कर्नल राठौर की मदद से मैंने एक नया गुमनाम जीवन शुरू किया। एक नया फोन, एक नई पहचान और एक नया ठिकाना। कर्नल राठौर ने बताया कि विक्रम सिंह भी बस एक मोहरा है। असली खिलाड़ी है चेयरमैन वर्मा, एक भूतपूर्व रॉ अधिकारी जिसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके एक विशाल आपराधिक साम्राज्य खड़ा किया है। कानून उसे छू भी नहीं सकता था। मेरा नया मिशन था वर्मा और विक्रम के बीच दरार डालना, और इसके लिए मुझे सबसे कमजोर कड़ी की जरूरत थी, राकेश। मैं एक रात अंधेरे में राकेश के सामने प्रकट हुई। वह मुझे देखकर ऐसे डरा जैसे उसने भूत देख लिया हो। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक मौका देने आई हूं, मैंने कहा। विक्रम और वर्मा जल्द ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे और तुम बीच में पिस जाओगे। मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। कुछ दिनों की सोच विचार के बाद डरे हुए राकेश ने मुझसे संपर्क किया। उसने बताया कि असली लेजर डायरी विक्रम के ऑफिस में नहीं, बल्कि जोरबाग में उसकी एक निजी आर्ट गैलरी के नीचे एक गुप्त तिजोरी में है। उस तिजोरी को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है, एक विक्रम के पास और दूसरी वर्मा के पास। उसने यह भी बताया कि वर्मा अब विक्रम से छुटकारा पाना चाहता है और विक्रम वर्मा को धोखा देकर सारे सबूतों के साथ देश से भागने की फिराक में है। यह मेरे लिए सुनहरा मौका था। राकेश ने मुझे उस रात की खबर दी जब विक्रम दूसरी चाबी हासिल करने वाला था। जगह थी गुड़गांव फरीदाबाद रोड का एक सुनसान इलाका। मैं अपनी बाइक पर वहां पहुंची। विक्रम एक आदमी से एक छोटा बॉक्स ले रहा था, दूसरी चाबी। जैसे ही विक्रम जाने लगा, मैंने अपनी बाइक उसकी कार के सामने खड़ी कर दी। तुम? वह मुझे देखकर चौंक गया, फिर हंसा। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगा। उसने बंदूक निकाली। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ चेयरमैन वर्मा था। विक्रम, तुमने मुझे निराश किया। जिस आदमी से तुम मिले वो मेरा ही आदमी था और वो चाबी नकली है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वहीं उस औरत के साथ शांति से मर जाओ, वर्मा ने कहा और फोन काट दिया। विक्रम पागलों की तरह हंसने लगा। सब खत्म हो गया तुम्हारी वजह से, अब हम सब साथ मरेंगे। वह मुझ पर हमला करने ही वाला था कि कई और गाड़ियां वहां आ गईं। वे वर्मा के आदमी थे। मैं विक्रम और वर्मा के गुंडों के बीच फंस गई थी, लेकिन मैंने पहले ही पार्किंग में छोटे विस्फोटक लगा रखे थे। मैंने अपने हाथ में डेटोनेटर दिखाते हुए कहा, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम सब यहीं उड़ जाएंगे। फैसला कर लो, या तो सब साथ मरो या मुझे जाने दो। सब अपनी जगह जम गए। मैं धीरे धीरे अपनी बाइक पर बैठी और अंधेरे में गायब हो गई, यह कहते हुए अपने बॉस से कहना, असली शिकार अब शुरू होगा। अध्याय 8, अंतिम चाल और अंत। मैं हार चुकी थी। सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। मैं अकेली थी, सेना और दुश्मन दोनों की भगोड़ी। तभी कर्नल राठौर का फोन आया। तुम हारी नहीं हो अन्या, तुम्हारी वजह से हमें पहली बार वर्मा का नाम और चेहरा पता चला है। अब हम हमला करेंगे और तुम हमारी भाले की नोक होगी। कर्नल राठौर ने वर्मा के अतीत को खंगाला। उसका असली नाम एस.के. वर्मा था, रॉ का एक पूर्व अधिकारी जिसने 80 के दशक में एक पत्रकार रवि प्रकाश की हत्या की थी, जो एक रक्षा घोटाले की जांच कर रहा था। रवि प्रकाश का एक बेटा था, आदित्य प्रकाश, जो आज खुद एक पत्रकार है और अपने पिता की सच्चाई की तलाश में है। यह वर्मा की एकमात्र कमजोरी थी। हमने एक योजना बनाई। आदित्य ने एक लेख प्रकाशित किया कि उसे अपने पिता के हथियारों के खिलाफ एक निर्णायक सबूत मिलने वाला है। मैंने उस सबूत वाले स्रोत की भूमिका निभाई। हमने वर्मा को एक संदेश भेजा कि मैं उसे रवि प्रकाश के अवशेषों की जगह बता सकती हूं। वर्मा जाल में फंस गया। वह अपने अतीत के इस दाग को हमेशा के लिए मिटाना चाहता था। मुलाकात की जगह थी दिल्ली के पास ओखला पक्षी अभयारण्य का एक सुनसान कोना। मैं अकेली खड़ी थी। मेरे कान में लगे वॉकी टॉकी पर अर्जुन की आवाज आ रही थी, जो अपनी टीम के साथ पास में ही छिपा था। जल्द ही एक नाव से एस.के. वर्मा उतरा। एक बूढ़ा सामान्य दिखने वाला आदमी, लेकिन आंखों में एक बाज की तेजी थी। तो तुम हो अन्या शर्मा, उसने बंदूक निकालते हुए कहा। सबूत दो और शांति से मर जाओ। इतनी जल्दी क्या है? मैं मुस्कुराई। तभी उसके चारों ओर दर्जनों लाल लेजर डॉट्स दिखाई दिए। हमारी टीम के स्नाइपर्स ने उसे घेर लिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
एक और नाव तेजी से हमारी ओर आई। उस पर खड़ा था एक घायल और पागल विक्रम सिंह। मैंने ही उसे यहां बुलाया था। वर्मा, तूने मुझे धोखा दिया, विक्रम चिल्लाया। उसने एक यूएसबी मेरी ओर फेंकते हुए कहा, अन्य, इसमें वर्मा के खिलाफ सब कुछ है, इसे ले लो और मुझे वर्मा को सौंप दो। वर्मा ने विक्रम पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन एक स्नाइपर की गोली ने उसकी बंदूक उड़ा दी। सब कुछ खत्म हो गया। वर्मा, विक्रम और उनके सिंडिकेट को गिरफ्तार कर लिया गया। वह यूएसबी उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। मेरा कोर्ट मार्शल हुआ, लेकिन मेरे कार्यों के पीछे की सच्चाई, अर्जुन, कर्नल राठौर और आदित्य प्रकाश की गवाही ने सब कुछ बदल दिया। मुझे सम्मानजनक सेवानिवृत्ति दी गई। मैंने अपनी वर्दी खो दी, लेकिन अपना सम्मान नहीं। कुछ महीने बाद मैं एक आम नागरिक के रूप में लोधी गार्डन में बैठी थी। प्रिया और मीरा हंसते हुए मेरी ओर दौड़ी। दीदी, मैंने उन्हें गले लगा लिया। यह शांति, यह सामान्य जीवन, यही वो चीज थी जिसके लिए मैंने यह सब किया था। दीदी, अब आप क्या करोगी? प्रिया ने पूछा। मैंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस तुम लोगों के साथ एक बड़ी बहन बनकर रहूंगी। मेरी मुस्कान में अब किसी कमांडो की ठंडक नहीं थी, बल्कि एक शांति थी जो हर तूफान से लड़ने के बाद आती है। कनॉट प्लेस के उस ढाबे से शुरू हुई लंबी अंधेरी रात आखिरकार खत्म हो गई थी। मेरी असली जिंदगी तो अब शुरू हुई थी।